हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में अपने आप को सेफ रखते हुए और हमारी जो पढ़ाई है वो हमें करनी है। आपको इस कोरोना काल में अध्ययन के लिए आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। भारत की प्रमुख फसलें, जिनका मुख्य टॉपिक है खाद्यान्न फसलें। देखिए, खाद्यान्न फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिन्हें मानव खाने के रूप में यानी भोजन के रूप में उपयोग में लेता है। जैसे गेहूँ है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। ये कुछ खाद्यान्न फसलें हैं जिन्हें मोटा अनाज भी कहा जाता है। और भारत में मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों के रूप में चावल और गेहूँ का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। आज हमारे अध्ययन का मुख्य विषय है भारत में चावल की खाद्यान्न फसल के बारे में। देखिए, चावल एक रोपण फसल भी है, ये उष्णकटिबंधीय फसल भी है। सबसे पहले हम रोपण फसल को समझते हैं कि रोपण फसल किसे कहते हैं। रोपण एक ऐसी फसल को कहा जाता है जिसमें पौध तैयार की जाती है पहले छोटी छोटी क्यारियों में, उसके बाद उस पौध को दूसरे स्थान पर लगाया जाता है, रोपा जाता है। तो कुछ चावल की कई विधियों में इसे रोपण फसल के रूप में भी लिया जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, यानी ये तापमान, जहाँ पर तापमान अधिक रहता है उन क्षेत्रों में, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में ये बोई जाती है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर चावल को मुख्य फसल के रूप में बोते हैं। तो भारत भी उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है, इसका अधिकतर क्षेत्र, और इसलिए भारत में यह मुख्य फसल है। उद्गम स्थल की बात करें तो बहुत से विद्वान इसे का उद्गम स्थल या जन्म स्थान हम कहें तो भारत को मानते हैं। वो इस आधार पे मानते हैं कि भारत में जो प्राचीन सभ्यताएं हैं जो खुदाई में मिली हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा संस्कृति है, वहाँ की खुदाई में चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। इस बात से यह अंदाजा लगता है कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व भारत में इसकी फसल होती थी। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि चावल का उत्पादन यांगटीशुकांग जो नदी क्षेत्र है, नदी घाटी जो क्षेत्र है जो चीन में स्थित है, वहां पर इसका सबसे पहले इसकी फसल उत्पादित की गई थी। उसके बाद ये पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में स्थानांतरित हुई थी। भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यताओं में भी इसके दाने प्राप्त हुए हैं। भारत की देखिए, चावल की जो महत्व है भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के रूप में भी जाना जाता है। हमारे जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, सांस्कृतिक कार्य होते हैं, उनमें चावल का उपयोग किया जाता है। भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या इसे खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल करती है। यानी भारत में सबसे अधिक जो लोग हैं वो खाने के रूप में, भोजन के रूप में चावल का इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद दूसरे स्थान पर गेहूं आता है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। चावल के उत्पादन की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक चावल है वो चीन में उत्पादित होता है, क्योंकि चीन में जो क्षेत्रफल है वो भी अधिक है और वहां पर इसके अच्छी गुणवत्ता के बीजों को उत्पादित किया जाता है। इसके तरीके हैं बोने के वो भी अलग हैं, इसलिए चीन हमसे अधिक उत्पादन करता है। लेकिन दूसरे स्थान पर हम हैं, भारत है उत्पादन में। भारत जो चावल उत्पादन की जो संस्थान है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक यानी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, देखिए, चावल के जो प्रश्न आता है उसमें उसका उत्पादन है, उसकी भौगोलिक दशाएं, इन सब के बारे में हमें लिखना होता है। तो अगला टॉपिक हम चलते हैं, चावल उत्पादन की भौतिक दशाएं। यानी चावल को पैदा करने के लिए, चावल को उत्पादित करने के लिए कौन सी अनुकूल दशाओं की जरूरत होती है, जिनमें मौसम के जो तत्व हैं वो कौन कौन से और कितनी मात्रा में वो होने चाहिए, कितने प्रतिशत में होने चाहिए। जैसे तापमान है, वर्षा है, मिट्टी है, ये सारी चीज
उसके अनुकूल होनी चाहिए। तो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में, संपूर्ण भारत में, एक हिमालय के क्षेत्र को छोड़ करके, हिमालय क्षेत्र को छोड़ करके, और पूरे देश में चावल को उत्पादित करने के लिए दशाएं मौजूद हैं। सबसे पहले हम तापमान की बात करें तो देखिए, चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, उष्णकटिबंधीय फसल है, इसीलिए इसे तापमान की अधिक जरूरत होती है। सामान्य तापमान पर भी इसे उत्पादित किया जाता है। यानी औसत रूप की हम बात करें तो चावल के लिए 21.1 डिग्री सेल्सियस यानी 20 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान तक इसे उत्पादित किया जा सकता है, इतने पैदा किया जा सकता है। अनुकूलित तापमान की बात करें तो बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, और जैसे जैसे ये पकता जाता है वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती है, और पकते समय लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की हमें जरूरत होती है। इससे भी कम अगर तापमान आता है कई क्षेत्रों में तब भी इसे उत्पादित किया जा सकता है, लेकिन अनुकूल तापमान अगर इतना रहता है तो इसकी पैदावार अच्छी होती है। अगला इसका भौगोलिक जो कारक है वो है वर्षा। वर्षा की भी इसे अधिक जरूरत होती है। देखिए, तापमान और वर्षा ये दोनों चीजें अधिक इसके लिए जरूरी हैं। ऐसा माना जाता है कि चावल का जो पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती हैं लगभग 75 दिनों तक उसकी जड़ें हैं वो जल में डूबी रहनी चाहिए, वो उसके लिए अनुकूल दशा उत्पन्न करती है। भारत के लगभग जिन क्षेत्रों में 60 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये उत्पादित किया जा सकता है। इतनी वर्षा की इसे जरूरत होती है। जिन क्षेत्रों में इतनी वर्षा होती है वहां पर इसे पैदा किया जा सकता है। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, इन क्षेत्रों में क्या है, वर्षा अधिक नहीं होती है, लेकिन कम वर्षा का जो प्रभाव रहता है उसे सिंचाई के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। यानी जिन क्षेत्रों में वर्षा कम प्राप्त होती है वहां इसे सिंचाई के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी उसमें सिंचाई की जरूरत होती है, सिंचाई करना जरूरी होता है। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आप देखें तो श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इन जिलों में सिंचाई की सहायता से ही उत्पादित किया जाता है। मिट्टी की बात करें तो चावल की फसल है वो लगभग हर प्रकार के मृदा में उत्पादित हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से इसे उत्पादित करने के लिए चीका युक्त दोमट मिट्टी, यानी जो जिसमें चिकनाई भी हो, थोड़ी नमी धारण करने की जिसमें क्षमता हो और उपजाऊ भी हो, जो नदियों के द्वारा बहा करके लाई जाती है। तो नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई दोमट मिट्टी है या जलोढ़ मृदा है, या इसके बाद डेल्टाई क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है, और काली मृदा में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। तटवर्तीय क्षेत्रों में भी पाई जाने वाली मिट्टी में इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से चीका युक्त दोमट मृदा इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व भी अधिक होने चाहिए, पोषक तत्वों की जरूरत होती है। धरातल की हम बात करें तो चावल की फसल के लिए समतल धरातल की जरूरत होती है, मंद ढाल वाले धरातल की जरूरत होती है, जिसका प्रभाव कम होता है। क्यों? क्योंकि वर्षा का जल है वो बह करके ना जाए और मेड़ के अंदर, खेतों के अंदर ही वर्षा का जल भरा रहे चारों कोनों में बराबर, क्योंकि इसके पौधों के लिए कम से कम 75 दिन तक पौधा जल में उसकी जड़ें हैं वो डूबी रहनी चाहिए। इसलिए समतल भूभागों में इसकी पैदावार अच्छी होती है। समतल भूमि की जरूरत इसमें रहती है, जिससे कि पानी सभी क्षेत्रों में, पूरे खेत में भरा रहे। ढाल युक्त क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में ढाल होते हैं, पर्वतीय ढलान जो भूमि होती है, उन ढाल युक्त क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बना करके खेत को समतल कर लिया जाता है, फिर इसका उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार के धरातल की इसको जरूरत होती है। श्रम की बात करें तो देखिए, चावल एक रोपण फसल भी है और इसमें अधिकतर जो कार्य है वो मानव श्रम के द्वारा किया जाता है। जैसे खेतों की जुताई है, निराई है, उसके बाद पौधों को दूसरे स्थान पर पौध तैयार करना है, फिर उस पौध को हटा करके दूसरे स्थान पर उगाना है। तो ये सारे कार्य में लगभग मानव श्रम का उपयोग अधिक होता है। इसलिए मशीनों के स्थान पर
मानव श्रम का उपयोग अधिक किया जाता है और भारत में और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में मनुष्य जनसंख्या अधिक होने के कारण मानव श्रम है वो सस्ता मिल जाता है, पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। खाद की बात करें तो देखिए चावल की फसल के लिए गोबर की खाद है, सल्फेट, सुपर फास्फेट यानी रासायनिक खाद हैं, हड्डियों की खाद हैं, ये सभी खाद इसके लिए उत्तम होती है क्योंकि इसकी फसल बोने से पोषक तत्व हैं वो जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं मृदा से, इसलिए इसमें बार बार खाद देने की जरूरत होती है। ठीक है, तो हरी खाद और गोबर खाद जो है वो सबसे उत्तम होती है जो प्राकृतिक रूप से भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखती है। तो ये जो कुछ भौगोलिक जो दशाएं हैं ये दशाओं को आपको ध्यान रखना है। इनके जो ये डिग्रियां, तापमान है, सह वर्षा है, ढाल है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और बाकायदा उसी प्रकार से उतारनी है। अगले टॉपिक पर हम चलते हैं कि चावल की फसल के प्रकार। देखिए वैसे तो चावल हजारों प्रकार का आता है, कई प्रकार का आता है, अनेक प्रकार का आता है, लेकिन इसको उत्पादन के और मौसम के अनुसार पे इसके जो फसल के प्रकार हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए उत्पादन क्षेत्र के आधार पर दो प्रकार के चावल के फसल के प्रकार होते हैं, दो प्रकार की फसल होती है। एक तो मैदानी चावल होता है और एक पठारी चावल होता है। मैदानी चावल उत्तर भारत में यानी जिन क्षेत्रों में नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण किया गया है, डेल्टाई क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में जो चावल पैदा किया जाता है उसे मैदानी चावल कहा जाता है। और भारत के उत्तर मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में इसी प्रकार का चावल का उत्पादन किया जाता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी। दूसरा प्रकार आता है पहाड़ी पठारी चावल, जैसे असम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इन क्षेत्रों में जहां पर ढाल युक्त भूमि होती है, उबड़ खाबड़ भूमि होती है, उन क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बना करके चावल उत्पादित किए जाते हैं, इसलिए उन चावलों को पहाड़ी और पठारी चावल कहा जाता है उस फसल को। मौसम के अनुसार देखिए मौसम भारत में ऋतु परिवर्तन स्पष्ट होता है। एक दक्षिणी भारत के तटवर्तीय क्षेत्रों को छोड़ करके और लगभग आंतरिक भारत में, उत्तर भारत में मौसम परिवर्तन होता है और इसलिए चावल की फसलों में अंतर आ जाता है। तीन प्रकार की फसलें मौसम के अनुसार बोई जाती हैं। मुख्य रूप से ये तीन फसलें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है अमन, जो कि ये तीनों जो फसलें हैं मुख्य रूप से पूरे भारत में मिल जाती हैं, लेकिन ये तीनों फसलें तटवर्तीय जो क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल है और तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इन्हीं राज्यों में इन तीनों फसलों को एक साल में बोया जाता है। अमन फसल की बात करें, अमन फसल है वो शीतकालीन फसल है, शीत ऋतु में इसे बोया जाता है, जो कि जुलाई और अगस्त में ये बोई जाती है और अक्टूबर दिसंबर के लगभग ये काट ली जाती है। भारत के लगभग 84% जो चावल की फसल होती है उसमें से 84% अमन के समय में चावल का उत्पादन किया जाता है। अमन फसल से चावल प्राप्त होता है। यह सबसे उत्तम प्रकार की फसल होती है। दूसरी होती है औस। आज फसल को कुंवारी या शरदकालीन फसल के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्षा काल में जब मानसूनी वर्षा हमारे क्षेत्र में होती है तो मानसूनी वर्षा के समय, मानसूनी ऋतु के समय इस फसल को बोया जाता है। इसके बोने का समय है वो है मई और जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर के महीने तक इसे काट लिया जाता है। यह वर्षाकालीन चावल फसल है और लगभग औस को लगभग 20% जो है वो फसल ये बोई जाती है। बोरो की हम बात करें तो यह है ग्रीष्मकालीन फसल है, गर्मियों के मौसम की फसल है और सीमित मात्रा में ये बोई जाती है। भारत में नवंबर दिसंबर से और मार्च और अप्रैल के महीनों तक इसे बोया जाता है। तो इस प्रकार से ये तीन फसल हैं, ओस, अमन और बोरो। देखिए तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में इन तीनों फसलों को एक साल में प्राप्त किया जाता है। बाकी के जो क्षेत्र है उनमें मौसम के अनुसार प्राप्त किया जाता है। पश्चिम बंगाल में अमन, ओस और बोरो ये तीनों फसलें प्राप्त की जाती हैं एक वर्ष में और उसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर समुद्र का सम जलवायु प्रभाव रहता है, इसलिए साल भर एक ही फसल को बोया जा सकता है। यानी चावल के उत्पादन के लिए ये सभी भौगोलिक दशाएं पश्चिम बंगाल में पूरे साल भर रहती हैं, जबकि हमारे यहाँ पर ऋतु परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इन दशाओं में भी परिवर्तन हो जाता है।
अब हम बात करते हैं चावल को बोने की विधियां। चावल को बोने की विधियों की अगर हम बात करें तो देखिए, बोने के कई तरीके होते हैं। भारत एक बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर ऊंचावत है, ऊंचे नीचे प्रदेश हैं, समतल मैदान भी है, पठारी मैदान भी है। तो प्रत्येक क्षेत्र में बोने का तरीका बदल जाता है। जैसे हम बात करें भारत में, एक तो छिटक कर, जिसमें जैसे उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है वहां पर क्या जोतने में कठिनाई आती है, इसलिए वहां पर क्या होते हैं, सीढ़ीदार खेत बना करके हाथों से छिड़क दिया जाता है, ठीक है, घेर दिया जाता है, तो इसे छिटक कर विधि कहा जाता है। दूसरी आती है आरोपण विधि, जिसे रोपण विधि भी कहा जाता है, जिसमें पहले छोटी छोटी क्यारियों में पौध लगाई जाती है। पौध जब 10 से 15 सेंटीमीटर की हो जाती है तो उसे दूसरे स्थान पर रोपा जाता है। भारत में इसी प्रक्रिया का, इसी विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जो ये आरोपण विधि है। ये उत्तम किस्म की है। और समतल मैदानी भागों में, भारत के समतल जो मैदानी भाग है, इन क्षेत्रों में इस विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि समतल भूमि है और यहाँ पर रोपण के आधार पर इसे लगाया जाता है। तीसरी विधि आती है हल चला करके या खोद करके। हल चला करके या खोद करके। दक्षिणी भारत, ये जो दक्षिणी भारत के ये क्षेत्र हैं, इन दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में हल चला करके या खोद करके और चावल की फसल को बोया जाता है, और इसलिए ये सीमित क्षेत्रों में है और इस विधि को हल चला करके विधि कहते हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय भागों में इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखना, छिटक्कर के जो विधि है वो उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, और आरोपण यानी रोपण विधि है वो समतल मैदानी भागों में, ठीक है, नदियों के क्षेत्रों में, और हल चला करके या खोद करके वो है प्रायद्वीपीय भारत में, दक्षिणी भारत में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला टॉपिक अब हमारा आता है भारत में उत्पादन, कि भारत में चावल का फसल का जो उत्पादन है वो कितना होता है, कौन कौन से राज्यों में कितनी कितनी मात्रा में चावल का उत्पादन होता है, ये प्रमुख टॉपिक है। हम पढ़ चुके हैं कि भारत विश्व का दूसरा देश है जो चावल उत्पादन करता है, दूसरे स्थान पर है चावल उत्पादन करने में, ठीक है। भारत के लगभग हम देख सकते हैं पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, असम है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, और ये महाराष्ट्र के तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, इन सभी भागों में चावल की फसल का उत्पादन किया जाता है, जो आप मानचित्र में देख सकते हैं अच्छे से। उत्पादन की अगर हम बात करें क्रम से, तो पश्चिम बंगाल राज्य की हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य भारत में चावल उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर है। यहाँ के कुल क्षेत्रफल के 14.5% भाग पर चावल की फसल बोई जाती है, और यह राज्य भारत का 19.8% चावल का उत्पादन करके प्रथम स्थान पर है। इस राज्य में अमन, ओस और बोरो, ये 3 फसलें एक कृषि वर्ष में प्राप्त की जाती हैं, जिसका 78% जो चावल होता है वो अमन ऋतु में यहाँ पर होता है, 20% ओस ऋतु में, और 2% चावल है वो बोरो की फसल के रूप में यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में अधिक उत्पादन होने का क्या कारण है? देखिए, यहाँ पर एक तो नदियां जो आ रही हैं, गंगा नदी है पूरा, और सुंदरवन डेल्टा का जो क्षेत्र है, उनके कारण यहाँ समतल भूभाग है, नदियों के द्वारा यहाँ पर पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं हैं, यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर सम जलवायु का प्रभाव रहता है, समुद्र की जलवायु का प्रभाव रहता है। इस कारण पूरे साल भर यहाँ पर इसको भौगोलिक जो दशाएं होती हैं चावल की, वो यहाँ पर समान रहती हैं। इस राज्य के हावड़ा है, कुछ बिहार है, दार्जिलिंग है, वर्धमान है, जलपाईगुड़ी है, इन जिलों में इसका उत्पादन अधिक होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सभी जिले हैं जो इसमें चावल के उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरा हमारा आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भौगोलिक जो क्षेत्र है, इसके चावल को बोने का उत्पादक जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र तो है अधिक, ठीक है, लेकिन
यहाँ पर क्या है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, इसलिए ये दूसरे स्थान पर उत्पादन पर। उत्तर प्रदेश के कुल 13% भाग पर चावल की फसल का उत्पादन किया जाता है और यह राज्य भारत का 14.96% उत्पादन करके दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर भी चावल को उत्पादित करने की जो दशाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नदियों के द्वारा समतल मैदान पाया जाता है। इस राज्य में भी नदियां और नहरों के द्वारा पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और श्रम है, जनसंख्या भी यहाँ पर अधिक है तो सस्ता श्रम मिल ही जाता है। यहाँ पर इस राज्य के लखनऊ में सहारनपुर है, पीलीभीत है, रायबरेली है, कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है, इन सभी ये जो सभी जिले हैं ये इस राज्य के प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों में चावल का उत्पादन यहाँ अधिक होता है। अगली हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें। आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो 9.08% भूभाग पर, इसके 9% भाग पर चावल का उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादन यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक है। ध्यान रखना कि यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक है और लगभग यह 13.78% उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। ये भी समुद्र के सम जलवायु प्रभाव के अंतर्गत आता है। इस राज्य में कृष्णा और कावेरी का जो डेल्टा है, कृष्णा और कावेरी का ये जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर चावल का उत्पादन अधिक होता है। इसके अतिरिक्त कुर्नूल है, चितूर है, अनंतपुर है, गुंटूर है, ये सभी जिले यहाँ चावल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इन जिलों में भी चावल का उत्पादन होता है। इसके बाद हम बात करें पंजाब की, तो देखिए पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें तो पंजाब हरियाणा है वो परंपरागत चावल उत्पादक राज्य नहीं है। इनमें चावल का उत्पादन हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ था। जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई तो हरित क्रांति में कुछ फसलों को ऐसे क्षेत्रों में बोया गया जहां पर सिंचाई की सुविधाएं अच्छी थी, और पंजाब और हरियाणा में सिंचाई की सुविधाएं, नदियां और नहरों की सुविधाएं अच्छी हैं, इसलिए यहाँ पर हरित क्रांति का प्रभाव हुआ और चावल की फसल है वो हरित क्रांति के बाद यहाँ पर शुरू हुई। पंजाब की बात करें तो यह उत्पादन में चौथे स्थान पर है भारत में। यहाँ लगभग 11.10% देश का यह राज्य उत्पादन करता है। यहाँ समतल भूमि है, यहाँ पर अच्छी तकनीक के द्वारा रासायनिक कृषि का, वो रासायनिक खादों का इस्तेमाल अच्छे से करके, और यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता यहाँ पर अधिक पाई जाती है। दूसरे नंबर पर है ये प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में लगभग 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यहाँ पर उत्पादन होता है, द्वितीय स्थान पर है। यहाँ पर पंजाब की अगर हम बात करें, होशियारपुर है, जालंधर है, लुधियाना है, पटियाला है, अमृतसर है, इन सभी जिलों में चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद जो आता है वो आता है उड़ीसा। उड़ीसा की हम बात करें, देखो उड़ीसा भी एक तटवर्ती राज्य है। यहाँ पर भी लगभग यह 10.13% क्षेत्रफल पर यहाँ उत्पादन होता है और यह राज्य देश का 7% उत्पादन करता है चावल का। उड़ीसा राज्य की अगर हम बात करें तो इसके दक्षिणी क्षेत्रों में उत्पादन इसका अधिक होता है। तमिलनाडु दक्षिण पूर्वी है। देखो शीतकालीन मानसून यहाँ पर अधिक होता है, इसलिए शीतकाल में भी यहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। तमिलनाडु के लगभग 4% क्षेत्रफल पर चावल का उत्पादन होता है और यह भारत का 5.2% उत्पादन करता है। ठीक है, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तिरुचिरापल्ली है, रामनाथपुरम है, नीलगिरी है, इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है। अगला राज्य हम बात करें बिहार की, तो देखिए बिहार में 8.13% क्षेत्रफल पर, कुल क्षेत्रफल के 8% भाग पर चावल की फसल होती है और यह राज्य भारत का 4.57% उत्पादन करता है।
इस राज्य में भी नदियां हैं, नदियों से पर्याप्त जल की सुविधाएं हैं, समतल मैदान है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर श्रम है वो सस्ता और कुशल श्रम यहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस राज्य में गया है, पूर्णिया है, मुजफ्फर है, भागलपुर है, इन सभी जिलों में चावल का उत्पादन अधिक होता है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र एक पश्चिमी है राज्य है, यहाँ पर 3.58% क्षेत्रफल पर चावल उत्पादित होता है और देश का 3% उत्पादन चावल उत्पादन करता है। नासिक है, भंडारा है, थाना, रत्नागिरी, ये सभी जिले, क्योंकि यहाँ पर चिकनी मिट्टी पाई जाती है जिसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है और इस क्षेत्र में कपास के साथ साथ चावल का उत्पादन भी होता है। इसके अतिरिक्त चावल का उत्पादन छोटे रूप में, कम रूप में हम देखें तो देखो केरल में भी चावल का उत्पादन होता है, ठीक है, कर्नाटक और गोवा में भी चावल का उत्पादन होता है, असम राज्य में भी चावल का उत्पादन होता है। असम की पहाड़ी क्षेत्रों में भी चावल की सीढ़ीदार खेत बना करके चावल की फसल का उत्पादन किया जाता है। यह है राज्य 5% क्षेत्रफल पर चावल बोता है और 3.4% देश का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर के बन जाने के कारण श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भी चावल का उत्पादन होता है। तो कहने करती है कि भारत के लगभग 1/3 से भी अधिक क्षेत्रफल पर इसका उत्पादन होता है। उत्पादन की बात करें तो देखिए भारत में 1960 और 61 में भारत के 34 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर चावल की कृषि की गई थी, जिसमें 34.6 मिलियन टन उत्पादन हुआ था और प्रति हेक्टेयर जो पैदावार थी वो 1013 किलोग्राम थी, क्योंकि उस समय रासायनिक कृषि का इतना प्रभाव नहीं था। उसके बाद 2000 और 2001 में क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, चावल के क्षेत्रफल में जो 44.7 मिलियन हेक्टेयर हो गया और उत्पादन बढ़कर के 85 मिलियन टन हो गया और प्रति हेक्टेयर उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी हुई, जो 1901 प्रति हेक्टेयर किलोग्राम के हिसाब से बढ़ोतरी हुई। 2014-15 की बात करें तो इसकी पैदावार जो क्षेत्र है उसमें 122.1 मिलियन हेक्टेयर में वृद्धि हुई। उत्पादन की बात करें 2014-15 में तो 252.7 मिलियन टन उत्पादन हुआ था, जो कि एक अच्छी बात है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो 2070 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ, जो कि रासायनिक कृषि का प्रभाव था। इस प्रकार से भारत में उत्पादन चावल का किया जाता है लगातार, और उत्पादन से भारत लगभग दूसरे स्थान पर बना हुआ है। भारत के सभी क्षेत्रों में ये चावल की पैदावार है वो मुख्य रूप से होती है। प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्रों के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। प्रमुख क्षेत्र वो होते हैं जो परंपरागत रूप से चावल की कृषि को कर रहे हैं, यानी बहुत प्राचीन काल से वो कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में चावल की कृषि हो रही है। गौण क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हरित क्रांति के बाद ये चावल की फसल को बोना प्रारंभ किया गया था, इसलिए ये अलग अलग दोनों क्षेत्र हो जाते हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक में भारत में चावल की फसल के बारे में ये आपको बताया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। मैंने पढ़ाया गया जो ये टॉपिक है ये कुछ समझ आया होगा। आप ध्यान से एक बार अच्छे से इसको देख लें और ये प्रश्न एग्जाम में मानव भूगोल की जो किताब है सेकेंड ईयर वर्ष वाले और फाइनल वर्ष वालों के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप अच्छे से इसका अध्ययन करें। वीडियो को पूरी देखें, अच्छे से देखें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं आप कोरोना काल में बहुत अच्छे से रहोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।